आज की इस ऑनलाइन कक्षा प्रशिक्षण में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन कौशलों का विकास करना। वास्तव में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में जो बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की जो पाठ्य पुस्तक है 6 to 8, छठवीं से लेकर 8वीं तक की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, उसके अंत में एक अनिवार्य संस्कृत का पोर्शन जुड़ा होता है, भाग जुड़ा होता है, उसको पढ़ना और पढ़ाना होता है। उसी के तहत ये सेमेस्टर में रखा गया है आपका सिलेबस में, ताकि आप संस्कृत को भी उतनी ही सहजता के साथ उच्चरित कर पाए, बोल पाए, जिससे जो प्रशिक्षु होंगे, जो बच्चे होंगे, आप छोटे बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उनको भी संस्कृत की जो खूबियां हैं उससे अवगत करा पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें मुख्यतः दो बातें, पहली है जो संस्कृत की विशेषताओं के बारे में है कि किन किन हमें बिंदुओं का ध्यान रखना है, हलंत का, अनुस्वार का, विसर्ग का, और दूसरी बात है कि भाषाई कौशल का विकास की बात है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुस्वार। अनुस्वार या इसी को पंचमाक्षर भी कहते हैं। आपने जब माहेश्वर सूत्र पढ़ा होगा तो उसमें एक सूत्र आता है यमं गणनानाम नासिका, यानी जितने भी पांचों वर्ण हैं, वर्ग के पांचवें अंतिम वर्ण, वे सभी जो है अनुस्वार यानी नासिका से उच्चरित होते हैं और इन्हें पंचमाक्षर भी कहा गया है। आपने प्रश्न भी पूछा था तो उसका भी स्पष्टीकरण यहाँ पे हो जाएगा। इसमें एक सूत्र है, संस्कृत का एक सूत्र है या नियम है कि शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का होगा उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होगा। ध्यान देने की बात है, इसको नियम बहुत स्पष्ट आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि जिस अक्षर का अंतिम वर्ग, जैसे ये मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा, अंक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क है, तो क है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो अनुस्वार है ये इसके स्थान पे अंग यानी पांचवा वर्ण, क वर्ग का पांचवा वर्ण आदेशित हो जाएगा या रहेगा। उसी तरीके से जो च वर्ग है, चंचू है, तो यहां भी य हो गया। उसी तरह से ट वर्ग में खंड है, खंड, क्योंकि ड है तो ये ड़ यहाँ आदेश है। उसी तरीके से त वर्ग में संधि का है, उसी तरीके से प वर्ग में दंभ का दंभ। इस तरीके से यानी जो अनुस्वार होते हैं उसी वर्ग के पांचवें वर्ण को आदेशित किए जाते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे हलंत। हलंत क्या? हलंत का मतलब है आधे वर्ण के उच्चारण से है। जैसे हम जब स्वरों को बोलते हैं तो अपने आप में स्वर होते हैं, लेकिन जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो स्वर उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे अगर मैं क बोलूं तो उसमें अ आ ही जाएगा, लेकिन जब आपको केवल और केवल क दिखाना हो तो वो लिख के ही दिखा सकते हैं। आप बोल के नहीं अंतर कर सकते हैं कि मैंने एक बार बोला कि क और एक बार ऐसे बोलूं क कि जिसमें आधा और न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब इसका प्रयोग क्या है? प्रश्न ये उठेगा कि इसका प्रयोग या इसका महत्व क्या है। तो इसका प्रयोग या महत्व जो है संधि और समास में प्रयोग किया जाता है। जब हम वर्णों को नई रचना करते हैं समास के माध्यम से, संधि के माध्यम से, तो वहां पर जो है या संयुक्त वर्णों के मेल में इसका प्रयोग होता है। जैसे क वर्ण है तो इसको अगर हम इसमें से स्वर को हटाएंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, ज है इस तरीके का हो जाएगा। यानी हलंत का मतलब है किसी भी वर्ण को जब हम स्वर रहित दिखाने का प्रयास करते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं तो वह हलंत की श्रेणी में आ जाता है। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का संस्कृत में तो खूब प्रयोग है, लेकिन हिंदी में उतना प्रयोग है नहीं, फिर भी कुछ शब्द हैं। इसका उच्चारण ह की तरीके से होगा। जैसे दुख, प्रातःकालीन, पयपान, ये कुछ शब्द हैं और इस पे जब हम बल देंगे तो उस तरीके का शब्द का उच्चारण होगा। अब ये तो हो गए संस्कृत के कुछ जो अनुस्वार, हलंत, विसर्ग। अब मेन जो बात आएगी भाषाई कौशलों की, कि किस तरीके से हम किसी बालक के अंदर जो भाषाई कौशल है उसका विकास कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि भाषाई जो कौशल हैं, स्किल हैं लैंग्वेज की, वो 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम बालकों के लिए बात कर रहे हैं, जो हमारे बालक होंगे, जो विद्यार्थी होंगे या आप प्रशिक्षु हैं, तो जब उनके लिए जब बात होगी
तो वहां बोलना से शुरू होगा। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, ये 4 यहाँ पे आ जाएंगे। बोलना को हम उच्चारण करना या मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल के भी नाम से जानते हैं। यानी जब कोई बालक को हमने सुना दिया कोई बात और वो किस तरीके से उसको अभिव्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, ये हो जाएगा बोलना कौशल में शामिल हो जाएगा। उसी तरीके से वाचन कौशल, सिर्फ पढ़ना, वाचन करना सिर्फ पढ़ना नहीं हो सकता है। वाचन में जब हम वर्णों की जो उसके विराम चिन्ह हैं, भाव अनुभाव को जब हम शामिल कर लेते हैं तो पढ़ना हो जाता है। उसी तरीके से जब लिखने की बात आएगी तो लिखना सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में आ जाता है, जिसमें सुनना, बोलना और पढ़ना ये तीनों जब शामिल हो जाते हैं तो लिखना कौशल आ जाता है। प्रश्न भी इसमें बनता है, पिछली बार पूछा भी गया है कि लेखन कौशल के महत्व को रेखांकित करिए, उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो लेखन कौशल जब सुनना, बोलना, पढ़ना सही से हो जाएगा तो लिखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो भाषाई कौशल हैं उनका तीनों का समावेश हो जाता है और विद्यार्थी के या बालक के जो मनोभाव हैं, अनुभव हैं, जीवनानुभव है, उसने जो महसूस किया है उसको अभिव्यक्त करता है इसी कौशल के माध्यम से, लिख करके, जो अस्थायी रहता है। अब अंत में आएगा भाषाई समझ या समृद्ध समझ। इसके बिना सारा बेकार है। अगर आपने कुछ पढ़ा, लिखा, सुना, बोला, कुछ भी किया, लेकिन अगर आपके अंदर कोई समझ नहीं बनी भाषा के प्रति, या पढ़ा क्या, उसमें क्या निहित तत्व है, अंतर्निहित बात क्या है, अगर ये आपने नहीं निकाल पाए, उसका निचोड़ या उसका सार कहिए, समरी कहिए, जो भी मूल तत्व है, तो आपकी समझ नहीं बनी। यानी पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने का निहितार्थ इसमें निहित है कि हम उससे अपनी समझ को समृद्ध बनाएं, पुष्ट बनाएं, प्रमाणिक बनाएं। तो ये जो है चैप्टर है, इस तरीके से इसमें बातें हैं और इस पे आपको 2 प्रश्नों के जवाब लिख के भी रखने हैं कि लेखन कौशल के महत्व एवं उद्देश्य को रेखांकित करें और संस्कृत के अनुस्वार, हलंत, विसर्ग इत्यादि का क्या महत्व है, क्या इसका प्रयोग है, इसको भी रेखांकित करना, इसको भी लिखना आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस कक्षा के बाद काफी चीजें स्पष्ट हो पाई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप अगली कक्षा में जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।